नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति, ये पद देश का सबसे बड़ा सम्मान तो है, लेकिन उनकी असली शक्तियां वो हमेशा एक सवाल बनी रहती हैं। अक्सर ये बहस होती है कि क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप हैं या उनके पास सच में कोई अधिकार हैं। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं और इसका जवाब हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल कि भारत का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद आखिर है कौन सा? इसका जवाब सीधा सा है, भारत के राष्ट्रपति। और बस यही जवाब हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेसिस है। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति पद और शक्ति की। देखते हैं कि हमारा संविधान इस पद को बनाता कैसे है और इसे पावर कितनी देता है। और देखिए, सारी कहानी की शुरुआत होती है यहीं से। संविधान का आर्टिकल 52 जो बहुत ही सिंपल भाषा में कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ये सुनने में एक छोटा सा वाक्य लग सकता है, लेकिन हमारे गणतंत्र का पूरा ढांचा इसी पर टिका है। मतलब ये पद कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि देश की पहचान और कंटिन्यूटी के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है कि पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 53 इसका जवाब देता है। वो कहता है कि संघ की यानी यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार जो भी काम करती है, हर एक फैसला वो ऑफिशियली राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। तो टेक्निकली कागज पर तो वही हेड है, और बस यहीं से इस पद का जो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है वो शुरू होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि कोई इस सबसे बड़े पद तक पहुंचता कैसे है? तो चलिए अब इसी प्रोसेस को समझते हैं कि राष्ट्रपति बनने का संवैधानिक रास्ता आखिर है क्या। तो देखिए, आर्टिकल 58 में कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, जैसे भारत का नागरिक होना और 35 साल की उम्र पूरी कर लेना। ये तो ठीक है, समझ आता है, पर एक और शर्त है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल हो। अब ये क्यों? ये इसलिए ताकि देश का जो प्रमुख है वो कम से कम जनता का प्रतिनिधि बनने की योग्यता तो रखता हो। और हाँ, एक और जरूरी बात, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये उनकी इम्पार्शियलिटी को बनाए रखने के लिए है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, वो ये कि राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती। इसके लिए आर्टिकल 54 में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है। अब इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऐसा सिस्टम इसलिए है ताकि राष्ट्रपति सिर्फ किसी एक पार्टी के पॉपुलर वोट से ना बने, बल्कि वो पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे को रिप्रेजेंट करे। चुनाव का जो तरीका है ना, वो भी बड़ा यूनिक है। आर्टिकल 55 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात होती है। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाने वाला ही ना जीते, बल्कि वोटर्स की दूसरी और तीसरी पसंद को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका मकसद ये है कि जो भी जीते उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल हो। अच्छा, एक सवाल और, क्या कोई एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा बन सकता है? तो आर्टिकल 57 कहता है बिल्कुल। अमेरिका जैसे कई देशों में टर्म लिमिट होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ठीक है, चुनाव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑफिस में आने के बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल, उनकी शपथ और पद की दूसरी शर्तों के बारे में संविधान में क्या लिखा है। तो सबसे पहले कार्यकाल। आर्टिकल 56 के हिसाब से राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता है। ये एक फिक्स टर्म है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के मुखिया के पद पर एक तरह की स्थिरता बनी रहती है। और हाँ, पद संभालने से ठीक पहले राष्ट्रपति एक शपथ लेते हैं, और ये शपथ उन्हें भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। आर्टिकल 60 में जो शपथ दी गई है, उसका सबसे जरूरी हिस्सा है संविधान और कानून की रक्षा करना। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक पवित्र वचन है। अब राष्ट्रपति के पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए आर्टिकल 59 में कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि वो संसद के या किसी विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते और न ही कोई दूसरा सरकारी पद रख सकते हैं। ये सब इसलिए ताकि ये पक्का हो कि उनका पूरा फोकस और उनकी पूरी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान के लिए हो। चलिए अब आते हैं शायद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, राष्ट्रपति की शक्तियां, उनके पावर्स, क्योंकि ये पद सिर्फ नाम का नहीं है। संविधान ने इसके साथ कुछ बहुत ही जरूरी शक्तियां भी जोड़ी हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो वाकई असाधारण हैं, जैसे आर्टिकल 72 के तहत मिली क्षमादान की शक्ति। सोचिए, वो किसी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं
यहां तक कि मौत की सजा को भी। फिर है आर्टिकल 123 जो उन्हें अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है। मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब भी वो एक तरह से कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 143 तो उन्हें ये अधिकार देता है कि वो किसी भी कानूनी मसले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और इन सब के अलावा उनके पास हैं इमरजेंसी पावर्स, नेशनल इमरजेंसी, किसी राज्य में प्रेसिडेंस रूल लगाना या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन सब की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति में ही है और ये शायद उनकी सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा विवादास्पद शक्तियां भी हैं, क्योंकि ये पूरे देश के सामान्य सिस्टम को बदल सकती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी शक्तियां हों तो उन पर कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि कुछ सीमाएं भी होनी चाहिए। तो हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो ये है वो सबसे जरूरी बात, वो क्लॉज जो सब कुछ बदल देता है। आर्टिकल 74 जो साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना होगा। बस यही एक लाइन राष्ट्रपति की सारी शक्तियों पर सबसे बड़ा कंट्रोल है और असल में यही भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम की आत्मा है कि असली पावर उसी सरकार के पास है जिसे जनता ने चुना है। अब अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने की नौबत आए तो इसके दो तरीके हैं। पहला, वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे सकते हैं जो वो वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, और दूसरा तरीका है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये तब होता है जब उन पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे और ये आर्टिकल 61 के तहत होता है। और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना, इसे जानबूझकर बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया गया है। इसे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये मुश्किल इसलिए है ताकि कोई भी सरकार राजनीतिक कारणों से देश के सबसे बड़े पद को आसानी से अस्थिर न कर सके। अच्छा, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से अचानक खाली हो जाता है, तब क्या? तो इसके लिए भी संविधान में व्यवस्था है। आर्टिकल 62 कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। ये इसलिए ताकि देश के मुखिया का पद कभी भी ज्यादा समय तक खाली न रहे और सिस्टम में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख हैं या एक असली शासक? जैसा कि हमने देखा, जवाब कहीं बीच में है। संविधान ने शक्तियों और सीमाओं का एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंस बनाया है और यही बैलेंस इस पद को इतना यूनिक और हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।